प्रोफेसर महेंद्र प्रताप सिंह, अभी आनंद जी जो कह रहे थे, मैं थोड़ा सा इसमें एक अंतर करना चाहूँगा। हिमाचल के जो पहाड़ हैं या सिक्किम के, वो थोड़े पुराने हैं। ये उत्तराखंड के और ख़ास गढ़वाल के अगर हम पहाड़ों की बात करें, ये तो कच्चे पहाड़ हैं। यहाँ 8,000 किलोमीटर सड़कें थी 2000 में, और 2025 में हो गई 40,000 किलोमीटर। सुनने में अच्छा लगता है जी, सड़कें हो गई, 4 धाम की यात्रा बड़ी आसान हो गई, अब वहां पहुंचना आसान हो गया। नुकसान होना भी आसान हो गया है क्या? मौसम की मार भी आसान हो गई है क्या? महेंद्र प्रताप जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल से जोड़ने के लिए। व्यूअर्स, शर्मा जी की बात को मैं पूरी तरह से नहीं सुन पाया था, लेकिन मैं जानता हूं शर्मा जी ने उत्तराखंड काम की, वो हमारा डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आईएमडी रहे हैं, और समय समय पे वो आगाह भी करते रहे सरकार को, जब भी चाहे उत्तराखंड तरह की आपदा आई हो, चाहे और भी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड, ये बेसिकली जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों में समानता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है सर। बात यह है सर कि जैसे कि अभी मैं किसी के स्टेटमेंट सुन रहा था, मैं देख नहीं पाया उनको, लेकिन स्टेटमेंट उनका आ रहा था, द पीपल आर ऑक्युपाइंग मोस्ट ऑफ दी फ्लड प्रोन एरिया, फ्लड को कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एक छोटा सा उदाहरण है कि उत्तराखंड का जो देहरादून की राजधानी है, हमने एक सर्वे किया था जब मैं उत्तराखंड अंतरिक्ष विभाग का डायरेक्टर था। 125 मलिन बस्तियां सिर्फ नालों में बसागत है। अब सोचिए, ये क्या वोट बैंक की राजनीति है या क्या चीज है? मेरे को समझ में नहीं आया। क्या जरूरत है, क्या हमारी पॉलिसीज है, क्या प्लानिंग है? अभी तक हम तय नहीं कर पाए इतने 25 सालों में कि नदी के कितने दूर मकान बनाना चाहिए, किस एरिया में बनाना चाहिए, कौन से नहीं, स्लोप तय में क्यों बनाना नहीं कर चाहिए, पाए? क्या ये महेंद्र जी, एक स्ट्रक्चर होना मिनट चाहिए। रुकिए, रुकिए सर, तो रुकिए ना ये सर, कुछ ये बेसिक बहुत, चीजें हैं। प्रोफेसर साहब एक मिनट रुकिए। ये तय क्यों नहीं कर पा हेलो रहे? सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी भी है, मॉनिटरिंग करवाई जा रही है उत्तराखंड को हेलो लेकर। नवीन जोयाल साहब उसमें सदस्य, वो लगातार आगाह कर रहे थे, चेता रहे थे, तो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये तय क्यों नहीं कर पाए, इतना जरूर सुना मैंने, लेकिन अब नहीं, तय मैं दोबारा करना से, आपको मेरी पॉलिसी आवाज आ रही है पॉलिसी प्रोफेसर साहब? प्लानर का काम है। प्रोफेसर एक साहब, वैज्ञानिक का कार्य होता है ये सारी चीजों को बताना। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम ये आपदा के टाइम पे सब लोग चिल्लाते हैं, इधर बोलते हैं, उधर बोलते हैं। हम भी अपनी जो है अपनी भाषा, वैज्ञानिक भाषा बोलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि वैज्ञानिकों की बात को तवज्जो बहुत कम दिया जाता है जब आप पॉलिसी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग की बात करते हो। और बेसिकली ये किया तो, अगर किया गया होता तो आज इस तरह की स्थिति और लोगों को इस तरह के वही जो सवाल मैं बसागत पूछ रहा था। प्रोफेसर साहब, मेरी आवाज आ रही है साफ आपको? है। आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मैम मैं सॉरी, अभी अभी मैं ठीक कराता हूं, सुन नहीं क्योंकि पा रहा आपसे ये हूँ। वार्तालाप बहुत जरूरी है। लेकिन मेजर जनरल वीके दत्ता, जो बात प्रोफेसर महेंद्र कह रहे थे, देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी भी है उत्तराखंड को लेकर, मॉनिटरिंग कमेटी है, उसमें नवीन जोयाल सदस्य हैं, मैं मेरे जानकार हैं, और वो बताते हैं, वो जो जो सलाह दे रहे हैं सब दरकिनार की जा रही है। कमेटी में नॉन एक्सपर्ट्स की तादाद बढ़ा दी जाती है, उनकी बात मान ली जाती है, जो एक्सपर्ट एडवाइस नहीं होती। तो ऐसा खिलवाड़ करोगे तो यही होगा। या मैं बढ़ा चढ़ाकर बात कह रहा हूं जनरल साहब? देखिए संदीप, ऐसा है कि ये जो जितनी आपदाएं हो रही हैं, खास करके पहाड़ी इलाके में, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स प्ले कर रहे हैं। एक आपका क्लाइमेटिक, दूसरा जियोलॉजिकल, और तीसरा है ह्यूमन इंटरवेंशन। ये 3 कारण से जहाँ पर इम्बैलेंस होगा, वहीं पे कोई ना कोई आपका नुकसान हो जाएगा। अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, जो ये आज की घटना घटी है, ये एक क्लाउड बस्ट हुआ है, ये लैंडस्लाइड नहीं हुआ। क्लाउड बस्ट का फिनोमेना ऐसा है कि हैवी प्रेसिपिटेशन, बहुत छोटे इलाके में बहुत भारी तादाद में एकदम बारिश हो जाना, और इस प्रकार के जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको आप सिर्फ डॉपलर रडार से पकड़ सकते हैं। और पहले मेरे एक को पैनलिस्ट ने बताया था कि 3 डॉपलर रडार लगाए गए हैं उत्तराखंड में, जो 2013 की त्रासदी जो केदारनाथ में घटी थी उसके बाद में। तो इस इलाके का जो डॉपलर रडार है वो सरकनंदा जो उस इलाके से यहाँ कवर किया जाता है। लेकिन क्या है कि जब डॉपलर रडार की वार्निंग आती है, वो अमूमन क्या है, आईएमडी, उसके साथ में जो
डिज़ास्टर मैनेजमेंट के आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती हैं उनके एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को वार्निंग जाती है। वहाँ से वो वार्निंग तुरंत जो है लोकल सब डिवीज़न में और लोकल लोगों को एसएमएस के माध्यम से भी दी जाती है। आज के दिन में एनडीएमए का 9 कास्ट का जो वार्निंग आता है तुरंत हर एक जगह पर जहाँ पे कोई एक बड़ी रेनफॉल या कोई घटना होने वाली होती है सारे नागरिकों को जाता है वो। लेकिन क्या है कि ये इतना तेज़ हुआ, इतने कम समय में हुआ कि वो अर्ली वार्निंग मिल ही नहीं पाई किसी को। और ख़ास करके जो आपदा प्रबंधन के अंदर अर्ली वार्निंग की बहुत अहमियत है। और इसके अंदर जो हमारी आईएमडी हो गई, इनक्वायस हो गया जो सुनामी की वार्निंग देता है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, 1999 में एक बहुत बड़ा सुपर साइक्लोन आया था, उड़ीसा में हज़ारों की तादाद में लोग मर गए थे। उसके बाद आईएमडी के माध्यम से हमको 72 घंटे की वार्निंग मिलती है। 72 घंटे की वार्निंग, तो यहाँ वार्निंग नहीं मिल पाई 24 घंटे या ये 12 ऐसी घंटे, बड़ी प्राकृतिक आपदा थी और जनरल उतने साहब की समय इसमें में कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब व्यवस्था की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? सिस्टम की कोई खामी नहीं है? सब बिल्कुल। कुछ दुरुस्त है देखिए, क्या? व्यवस्था की जिम्मेवारी है। जो मैंने बोला अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन, पब्लिक तक कितनी जल्दी पहुंचाएंगे आप? वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, क्या उनके पास वायरलेस सिस्टम्स हैं? क्या आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंट हैं? ऐसी घटनाओं के अंदर मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते हैं। आपको वायरलेस कम्युनिकेशन चाहिए होता है, सैटेलाइट फ़ोन चाहिए होते हैं। और इसके साथ साथ में जो भूस्खलन की बात है, जहाँ लैंडस्लाइड की बात आप कर रहे थे, ये नहीं, नए लैंडस्लाइड पहाड़ थोड़ा हैं। समझाइएगा यहाँ पे जब जनरल नई साहब। सड़कें जनरल बनेंगी, साहब, पहाड़ कटेंगे। 2018, 19, 20, 21, 22 एक एवरेज औसत आंकड़ा भूस्खलन का, लैंडस्लाइड्स का 250 के करीब था। वो यकायक 2023 में 1100, 2024 में 1813, ये इतना 7 गुना बढ़ गया। ये अंधी दौड़ हो रही थी क्या? सब कुछ दरकिनार कर बनाओ, सब नदी के बीचों बीच रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, सड़क किनारे सब कुछ खोदा जा रहा है। खोद दो पहाड़ों को, खंड खंड कर दो उत्तराखंड। ये नतीजा हुआ ना, या कुछ और वजह है? 7 गुना कैसे बढ़ जाएंगे भूस्खलन? देखिए, हाँ, अभी आ गया जियोलॉजिकल और ह्यूमन इंटरवेंशन। जियोलॉजिकल का मतलब है कि आपका वहाँ का पर्यावरण, आपकी जो पहाड़ों की संरचना है, ये नेशेंट पहाड़ है। मतलब ये बड़े मतलब नए पहाड़ हैं। हाँ। ये स्टेबलाइज नहीं है। इनके अंदर जो मिट्टी और पत्थर का जो मिश्रण है वो उसको स्टेबलाइज नहीं करता है। उसके साथ में जब आप सड़कें बनाएंगे, पहाड़ काटेंगे, आप पेड़ काटेंगे, तो क्या होगा? पूरा सॉइल ऐसे में जनरल साहब, वही मेरा पहला सवाल जो मैंने होंगे। आपसे पूछा था, वो पहले सवाल पर आ जाते हैं। मैंने नवीन जुयाल का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है उसका भी सदस्य हैं। वो मुझे लगातार बता रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय को दरकिनार कर वो नॉन एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और विकास की दुहाई देकर हर चीज को क्लियरेंस मिले जा रही है जो नहीं मिलनी चाहिए। असल बात दबाई जा रही है, छिपाई जा रही है, नजरअंदाज की जा रही है। बिल्कुल। देखिए संदीप, ऐसा है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा किसका? जियोलॉजिकल एरिया की सेंसिटिविटी, आपकी जो पॉपुलेशन की डिमांड है, और आपके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं। आपको ये ठीक है, 4 धाम के लिए आपने नई सड़कें बनाई। आपको शायद ये भी मालूम होगा कि चीन के बॉर्डर पे पहुंचने के लिए भी हमको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े क्विक टाइम में बनाना पड़ा। जब ये गलवान की घटना घटी और चीन के बॉर्डर पे जो हमारा शुगर सेक्टर बीच में पड़ता है, वहाँ पे पहुँचने के लिए भी हमको बॉर्डर रोड्स का बहुत तेज तरीके से हमको वो पूरा उसको कंप्लीट करना पड़ा। नहीं तो आपकी डिफेंसेस कमज़ोर हो जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर हमको बैलेंस करके एक बीच का रास्ता पकड़ना है कि हम इसको जियोलॉजी को ज़्यादा डिस्टेबलाइज ना करें, साथ साथ में वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमारी है, हमारी सिक्योरिटी की, डेवलपमेंट की, बना पा रोड रहे हैं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जनरल की, वो साहब? भी ये हो। आंधी दौड़ है। नहीं, अंधी दौड़ नहीं है। ये समय लगेगा स्टेबलाइज होने में। जब एक बार आप कोई कटाव करते हो पहाड़ में, उसको दोबारा स्टेबलाइज होने में कुछ चंद एक बरस लग जाते हैं। तो उसमें ये वक्त लग initial जाता है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।